नमस्कार दोस्तों, अन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अन एकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्स की तैयारी अपने घर रहकर सारी सुविधाओं के साथ कर सकता है। यदि आप अन एकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस तथा अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ होगा। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अन एकेडमी से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको अन एकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम एन पी शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा IAS प्रयागराज। आई एम गाइडिंग सिविल एस्पिरेंट फॉर द last 17 years for polity and constitution for prelims and main examination. I also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my passion, my hobby. अनअकैडमी पर यदि आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, तो इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टी जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक जैसे एजुकेटरों से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा और इनकी योग्यता तथा इनके अनुभव का लाभ उठाकर आप अपने सिविल सर्विसेज की ड्रीम को आसानी से अचीव कर सकेंगे। अनअकैडमी पर 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस उपलब्ध हैं। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत पॉलिटी है, गवर्नेंस एंड IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस आपको उपलब्ध होंगे आपके लिए। यदि आप अन एकेडमी प्लस से जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर तथा पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा प्राप्त होगी, जिसकी फ़ीस 1 महीने की 9,000 रुपये है, 3 महीने की 22,500 रुपये है, 6 महीने की 40,500 रुपये है, 1 साल की 49,500 रुपये है, 2 साल की 72,000 रुपये है और 3 साल की फ़ीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप हमारे कोड NPS 10 का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारे कोर्सेस पर आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेना चाह रहे हैं जिसकी फ़ीस 49,500 रुपये है, कोड इस्तेमाल करने पर यह फ़ीस 44,550 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप अन एकेडमी आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा आपको मिलेगी, जिसका फी स्ट्रक्चर जो है, फीस संरचना जो है वो 12 महीने की फ़ीस 69,500 रुपये है, 2 साल की फ़ीस 1,07,000 रुपये है, 36 महीने की फ़ीस 1,41,000 रुपये है। किंतु यदि आप हमारे कोड NPS 10 का यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इन सारी फीसेस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं जो कि 1,07,000 रुपये है, तो अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस आपको 96,300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शनल कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो 1 मंथ
की फ़ीस जो 5,000 रुपये है, 6 मंथ की फ़ीस 22,500 है, 1 साल की फ़ीस 27,500 रुपये है, 2 साल की फ़ीस 40,000 रुपये है, 36 महीने की फ़ीस वो 50,000 रुपये है, मतलब 3 साल की फ़ीस 50,000 रुपये है। लेकिन अगर हमारा NPS कोड इस्तेमाल करते हैं तो 10% फ़ीस के साथ, इसमें जैसे 12 महीने के कोर्स आप लेते हैं तो उसकी फ़ीस 24,750 रुपये हो जाएगी। आज हम संविधान तथा राज्य व्यवस्था के महत्व तथा उसकी विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन, जिसे GS के नाम से जाना जाता है, कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत संविधान तथा राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक न केवल प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार और निबंध के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों में संविधान तथा राज्य व्यवस्था से बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण में सामान्य अध्ययन वाले प्रश्न पत्र में 100 प्रश्नों में से लगभग 15 से 18 प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। वहीं मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 1000 अंकों में से 250 अंक के प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। इस प्रकार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने के लिए इस विषय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम संविधान तथा राज्य व्यवस्था के अर्थ की बात करें तो संविधान का तात्पर्य होता है कि संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है जो उस देश की राजनैतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा प्रस्तुत करता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रस्तुत करता है। संविधान शासन के तीनों अंगों, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का सीमांकन तथा उसके दायित्वों की व्याख्या करता है। संविधान के तीनों अंगों में विधायिका जो है उसे विधानमंडल भी कहा जाता है, व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है, और उसी को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। विधायिका का कार्य सारे देशों में लगभग एक समान होता है, लेकिन इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में उसी को संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, अमेरिका में उसी कांग्रेस कहा जाता है, जर्मनी में नेशट कहा जाता है, जापान में उसी को डाइट कहा जाता है, अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है, ईरान या इराक में मजलिस कहा जाता है, नेपाल में पंचायत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग देश में उसका नाम अलग अलग है, लेकिन कार्य जो है वो सारे देशों में उसका एक होता है। विधानमंडल का मतलब होता है, विधान का मतलब होता है कानून, मंडल का मतलब होता है समूह, मतलब कानून बनाने वालों का समूह विधानमंडल कहलाता है, विधायिका कहलाती है, व्यवस्थापिका कहलाती है, और उसी को भारत में संसद कहा जाता है। संसद का प्रमुख कार्य देश की शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से संचालित करने हेतु कानूनों का निर्माण करना। तो ये शासन का पहला अंग है। शासन का दूसरा अंग से एजुकेटिव बॉडी कहा गया है, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को व्यवहार में क्रियान्वित करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना। और इसी प्रकार शासन का जो तीसरा अंग है, जिसे जुडिशरी कहा जाता है, न्यायपालिका कहा जाता है, तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच, व्यक्ति तथा राज्य के बीच, राज्य तथा राज्य के बीच, राज्य तथा संघ के बीच विवादों का समाधान प्रस्तुत करना, विवादों के बारे में एक निर्णय प्रस्तुत करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। संविधान के द्वारा शासन के इन तीनों अंगों को अपना कार्य करने के लिए एक
लिमिट बनाई गई है, एक सीमा निर्धारित की गई, एक परिधि बनाई गई है, उसी सीमा के अंतर्गत रहते हुए, उसी परिधि के अंतर्गत रहते हुए इन्हें अपने अपने कार्य करने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्तियों का सीमांकन। कहने का मतलब है कि व्यवस्थापिका कहाँ तक विधायी शक्ति का प्रयोग करेगा, कार्यपालिका किस सीमा तक अपने कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करेगा, न्यायपालिका कहाँ तक किस सीमा तक न्यायिक कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें संविधान के द्वारा निर्धारित होती हैं। इसीलिए संविधान के द्वारा उनकी शक्तियों का सीमांकन और किस रूप में, किस प्रक्रिया के द्वारा ये अपने कार्य को करेंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी, इसकी व्याख्या भी संविधान के द्वारा किया जाता है। तथा शासन तथा तीनों अंगों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने के साथ साथ व्यक्ति तथा राज्य के संबंधों को निर्धारित किया जाता है संविधान के द्वारा। संविधान जो है शासन के तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पारस्परिक संबंध क्या होगा, उनमें किस तरह के रिलेशन होंगे, इसका प्रावधान भी, इसकी व्यवस्था भी, इसकी व्याख्या भी संविधान करता है। इसके अलावा व्यक्ति और राज्य के क्या संबंध होंगे, इसका निर्धारण भी संविधान के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति और राज्य के क्या संबंध होंगे, इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, या एक व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या क्या ड्यूटीज होंगी, क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसका निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। अगर हम भारतीय संविधान का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया है। हालांकि मूल अधिकारों का विशिष्ट रूप से प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक किया गया है। अनुच्छेद 12, 13 तथा अनुच्छेद 33, 34, 35 इनके द्वारा मूल अधिकारों पर सीमा लगाने की, मर्यादा लगाने का प्रावधान किया गया है। जो विशिष्ट मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 32 के बीच वो वर्णित हैं। जैसे अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 23 तथा 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 तथा 30 में शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 31 में मूल संविधान में संपत्ति रूपी अधिकार का उल्लेख किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 300 का में अंतः स्थापित करते हुए उसे कानूनी अधिकार, उसे वैधानिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार संविधान इस बात का निर्धारण करता है कि व्यक्तियों को, भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को, नागरिकों को संविधान के द्वारा राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। आगे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 13 खंड 2 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जहां कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हों, उन्हें न्यून करती हों, उन्हें छीनती हों, उन्हें कमजोर करती हों, तथा इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, वाइड होगी। इसका मतलब है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं, जो व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार का संरक्षण प्रदान करते हैं। इसका निहितार्थ है कि अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिए गए हैं संविधान के द्वारा। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि मूल कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान
के भाग 4 में खंड का को अंतः स्थापित करते हुए उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 का प्रावधान किया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। हालांकि 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उसमें एक और मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। इस बार वर्तमान में 51 का में अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, और ये वे कर्तव्य हैं जो राज्य के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्य हैं, जिनका निर्वहन राज्य के लिए व्यक्ति करेंगे। इस प्रकार संविधान जो है व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का निर्धारण करता है। संविधान, अब दूसरी चीज जो राज्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है? तो किसी समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान जो है वो उसका कानूनी पक्ष है, उसका सैद्धांतिक पक्ष है, उसका संवैधानिक पक्ष है। जबकि संविधान के साथ जब हम समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दल, दबाव समूह अर्थात सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को मिलाकर अध्ययन करते हैं तो उसे राजनीतिक व्यवस्था या राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है कि राज व्यवस्था की कुछ आधारभूत अवधारणाओं तथा शब्दावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाए। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो सबसे प्राथमिक अवधारणा है वो है राज्य, स्टेट। राज्य शब्द का प्रयोग वैसे तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर बल्कि किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। मूलतः राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अर्थात इसे बौद्धिक तथा तार्किकता के स्तर पर, बौद्धिक एक्सरसाइज तथा तार्किक एक्सरसाइज के स्तर पर समझा तो जा सकता है, किंतु इसे देखा नहीं जा सकता। इसे हमारी चक्षु इंद्री के द्वारा इसे हम देख नहीं सकते। कारण इसका है कि राज्य जो है वो तमाम निकायों का एक कह लीजिए कि पैक्ट है, तमाम निकायों का एक संग्रह है। जैसे राज्य के अंतर्गत भारत सरकार तथा भारत की संसद, राज्यों की सरकारें तथा उनके विधानमंडल, न्यायपालिका, अधिकारी तंत्र से जुड़े समस्त अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहा जाता है। राज्य जो है वो सभ्य समाज की पहचान होता है। आधुनिक राष्ट्र का विकास, राज्य जो है आधुनिक राष्ट्र, राज्य जिसे हम राज्य के रूप में जान रहे हैं, इसके पूर्व भी, इसके पहले भी राज्य किसी न किसी रूप में विद्यमान था। आधुनिक राष्ट्र कैसे अस्तित्व में आया? तो आधुनिक राष्ट्र का विकास पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यद्यपि इसके पूर्व भी राज्य किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा था। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो सर्वप्रथम हमको इतिहास में राज्य का जो स्वरूप मिलता है उसे कबीला राज्य कहा जाता था। उसके बाद प्राच्य राज्य आया, फिर यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और तत्पश्चात जो राज्य की आधुनिक अवधारणा है जिसे हम राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं, राष्ट्र राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। किसी भी राज्य के होने की शर्त है कि उसमें निम्नलिखित 4 तत्व विद्यमान हों, जैसे भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया या टेरिटरी, जनसंख्या पॉपुलेशन, सरकार
कहने का मतलब है कि राज्य होने की जो एक विशिष्ट शर्त है, जो एक प्रमुख शर्त है कि राज्य होने के लिए एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। इसी भूभाग पर सरकार जो है अपनी राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करती है, राजनीतिक क्रियाओं का संपादन करती है। जैसे भारत का जो संपूर्ण भूभाग है, भारत का जो संपूर्ण भू क्षेत्र है, उसे भारत का भूभाग कहा जाता है, उसे भारतीय राज्य की ज्योग्राफिकल एरिया कहा जाता है। अब किसी राज्य के पास कितना भूभाग हो, तो इसके लिए कोई निश्चित एक आकार तय नहीं किया गया है। कहने का मतलब है कि किसी राज्य के पास उतने भूभाग होना चाहिए कि जिससे उस राज्य में निवास करने वाली जनता आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते हुए अपने जीविका का निर्वहन कर सके। उसके पास इतना ज़्यादा भूभाग न हो कि वह राज्य उसकी सुरक्षा न कर सके। राज्य होने की जो दूसरी शर्त है, या राज्य का जो दूसरा तत्व है, उसे पॉपुलेशन कहा गया है, उसे जनसंख्या कहा गया है। कहने का मतलब है कि उस भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के तहत संचालित होता हो। राज्य जो है वो एक संगठन है, और ये संगठन तमाम मनुष्यों के या मानव समुदाय के मिलने से बनता है। राज्य में जनसंख्या न होने पर राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा, राज्य की अवधारणा ही निरर्थक हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या जो है वो राज्य का एक आवश्यक तत्व है। किसी राज्य की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस पर अलग अलग राजनीति शास्त्रियों ने, अलग अलग राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। जैसे यूनानी दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श के लिए 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसी प्रकार अरिस्टोटल का मानना था कि एक राज्य के अंतर्गत एक राज्य की जो जनसंख्या हो वो 1 लाख के करीब हो। समझौतावादी दार्शनिक रूसो को मानना था कि किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि एक राज्य की जनसंख्या उतनी हो जिनका भरण पोषण करने के लिए उस राज्य के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। राज्य की जनसंख्या इतनी न हो जाए कि राज्य उनको सिक्योरिटी प्रदान करने में विफल हो जाए, राज्य उनको सुरक्षा प्रदान करने में विफल हो जाए। इसी प्रकार राज्य का जो तीसरा तत्व है, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है, सरकार का मतलब होता है एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वो समूह जो व्यवहार में राज्य की शक्तियों की अभिव्यक्ति करता है, राज्य की शक्तियों का प्रयोग करता है, उसे सरकार कहा जाता है। राज्य और सरकार में यही मूल अंतर भी है। राज्य एक अमूर्त धारणा है, जबकि सरकार राज्य का एक मूर्त धारणा है। सरकार राज्य का एक कंक्रीट फॉर्म है। राज्य तो स्वयं में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जबकि सरकार जो है वो एक मूर्त धारणा है, जिसका एक स्वरूप होता है, जिसे देखा जा सकता है। और यही सरकार वास्तव में व्यवहार में राज्य की शक्तियों का क्रियान्वयन करता है। राज्य का अंतिम तत्व जो होता है उसे संप्रभुता कहा जाता है, उसे सोवरेंटी के नाम से जाना जाता है, उसे प्रभुसत्ता के नाम से जाना जाता है। प्रभुसत्ता राज्य का आधारभूत तत्व है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी राज्य में संप्रभुता की वही भूमिका है, किसी राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो एक भौतिक शरीर में आत्म तत्व का महत्व होता है। जैसे अगर भौतिक शरीर से आत्म तत्व को पृथक कर दिया जाए तो भौतिक शरीर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है, भौतिक शरीर जो है वो निरर्थक हो जाती है। ठीक वही भूमिका किसी राज्य में संप्रभुता का होता है। अगर राज्य से संप्रभुता को निकाल दिया जाए तो राज्य की अवधारणा जो है वो निरर्थक हो जाती है। संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य जो है वो अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय करने की ताकत रखता है।
संप्रभुता का मतलब होता है राज्य जो है वो अपनी सीमा रेखा के भीतर अपने समस्त नागरिकों और संपूर्ण भूभाग के संबंध में किसी प्रकार का निर्णय करने का, किसी प्रकार का निर्णय लेने का स्वतंत्र ताकत रखता है। राज्य के बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने वैदेशिक मामलों में किसी भी प्रकार का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होगा। वो किसी विदेशी शक्ति या विदेशी सत्ता के नियंत्रण में आके कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। संप्रभु राज्य का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य जो है किसी भी संधि समझौते में शामिल होने के लिए अपने हितों के तहत वो स्वतंत्र होगा, वो किसी विदेशी शक्ति के नियंत्रण में आके उसमें शामिल नहीं होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य को संप्रभु राज्य बनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि संप्रभुता के दो पक्ष हैं, संप्रभुता के दो आयाम हैं, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक संप्रभुता का मतलब है एक देश की सीमा रेखा के भीतर सारा कुछ निर्णय राज्य के द्वारा लिया जाएगा। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि भारत के सीमा रेखा के भीतर हमारे जो वैदेशिक संबंध होंगे, हमारे जो वैदेशिक रिलेशंस होंगे, उस रिलेशंस को निभाने में भी हम पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होगा। आंतरिक संप्रभुता का प्रतिपादन जीन बोधा ने किया था, जबकि बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन हॉलैंड के एक दार्शनिक, एक विचारक, एक राजनीतिक विचारक थे, ह्यूगो ग्रोशियस, जिन्होंने किया था। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि एक पांचवा तत्व भी राज्य का होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस तत्व पर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए सामान्य तौर पर राज्य के यही चार तत्व माने जाते हैं। अगर हम भारतीय संविधान तथा भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करें, प्रमुख विशेषताओं के संबंध में डिस्कस करें, तो हम जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों, न्यायिक निर्णयों, संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों से प्रभावित भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक तथा विस्तृत संविधान है। तब भी इसे विदेशी संविधानों तथा संविधानविदों के विचारों का अनुकरण मात्र न मानकर, बल्कि यह अपने आप में एक सर्वथा अनुपम तथा नवीन रचना है, नवीन प्रयोग है। भारतीय संविधान तथा भारतीय राज्य व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की जा सकती है। भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता जो है, भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान एक लिखित, निर्मित तथा विशाल संविधान है। रिटन, इनएक्टेड एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ लिखित का तात्पर्य है कि जिस देश का संविधान एक व्यवस्थित योजना के तहत, एक सुनिश्चित व्यवस्था के तहत बनाया जाए, ऐसे देश के संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे अगर भारत के संविधान को हम देखें तो भारत के संविधान को लिखित संविधान कहने का यही कारण है कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, उनमें तमाम बैठकें आयोजित की गईं, तमाम समितियों का निर्माण किया गया जो संविधान के विविध पक्षों पर विचार विमर्श करके अपनी सिफारिश संविधान सभा के समक्ष दी। तत्पश्चात संविधान को एक निश्चित तिथि पर अंगीकृत किया गया, उसे पारित घोषित किया गया और एक निश्चित तिथि पर उसे लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इस प्रकार संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को देखने से बोध होता है कि उसमें एक सुसंगतता है, उसमें एक कंसिस्टेंसी है, उसको बनाने की एक निश्चित व्यवस्था है। इसलिए भारतीय संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है। निर्मित संविधान कहने का तात्पर्य है कि जिस देश का संविधान एक निश्चित समयावधि के तहत बना लिया जाए, एक निश्चित एक तय टाइम के अंतर्गत बना लिया जाए, ऐसे देश के संविधान को निर्मित संविधान कहा गया। जैसे भारतीय संविधान निर्मात्री सभा
संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले इस बात के लिए प्रतिबद्ध थी कि वो भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्षों के समय के अंतराल के अंतर्गत कर लेगी। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 12 दिन शेष रहते, जो कमिटमेंट किया था कि लगभग 3 वर्षों हम कर लेंगे, उसे 12 दिन शेष रहते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के उपरांत भारतीय संविधान की रचना कर ली गई। इसीलिए भारतीय संविधान को निर्मित संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान ब्रिटिश संविधान के विरुद्ध एक लिखित तथा निर्मित संविधान है। ब्रिटिश संविधान के विरुद्ध का क्या मतलब है? क्योंकि ब्रिटेन के संविधान को अलिखित तथा विकसित संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान की रचना एक विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के संविधान को विशाल संविधान, भारत के संविधान को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये कहने के पीछे जो मूल कारण है, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल संस्करण में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। इतना विस्तृत संवैधानिक कह लीजिए कि दस्तावेज दुनिया के किसी भी देश की संविधान का नहीं है। वर्तमान में तो संख्या और विस्तृत हो गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग, लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन सूची की दृष्टि से आज भी भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ही हैं। कारण है कि जिन संविधान संशोधनों के माध्यम से जिन भी उपबंधों को, जिन भी अनुच्छेदों को, जिन भी आर्टिकल्स को संविधान में समाहित किया गया, संविधान में शामिल किया गया, संविधान में अंतः स्थापित किया गया, वो किसी न किसी अनुच्छेद के विस्तार के रूप में, जैसे अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 43 में 43 का, अनुच्छेद 48 में 48 का, अनुच्छेद 39 में 39 का, अनुच्छेद 51 में 51 का, अनुच्छेद 300 में 300 का। ये करने का मूल कारण ये था कि संविधान का मूल क्रम न बदलने पाए, जिससे उसको पढ़ने में किसी तरह की कोई बाधा ना आने पाए, उसको पढ़ने में एक फ्लो बना रहे, एक रिदम बना रहे, उसके पढ़ने में एक प्रवाह बनी रहे। इसीलिए उसे विद्यमान अनुच्छेदों का विस्तार करते हुए खंडों के रूप में उसमें शामिल किया गया। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो जिस पर गौर करना जरूरी है कि भारत का संविधान, इतना विस्तृत संविधान, इतना व्यापक संविधान, इतना विशाल संविधान क्यों बनाया गया? इतना विशाल संविधान बनाने का क्या कारण था? अगर हम इस पर गौर करें तो हम पाते हैं कि भारत का संविधान इतना विशाल, इतना विस्तृत इसलिए हो गया क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा संविधान का निर्माण करने के पूर्व दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन और विस्तृत अध्ययन किया था। आप जानते हैं कि दुनिया में जो पहला लिखित संविधान बना वो अमेरिका का संविधान था, जो 1787 में बन के तैयार हुआ था। 1787 से लेकर जब भारत का संविधान बना 1949 में, इन दोनों अवधियों के बीच बहुत सारे देशों के संविधानों की रचना की जा चुकी थी। इसलिए संविधान निर्मात्री सभा एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण करने के लिए दुनिया के इन तमाम निर्मित संविधानों के विशिष्ट प्रावधानों का गहन और विस्तृत अध्ययन किया और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को विश्व के उन तमाम संविधानों के जो भी प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लगे, उन्होंने उन प्रावधानों को संविधान में शामिल कर लिया। तो एक श्रेष्ठ संविधान बनाने, एक विस्तृत संविधान, एक मजबूत संविधान, एक व्यापक संविधान बनाने के चक्कर में भारतीय संविधान जो है इतना विस्तृत हो गया। संविधान की इतना व्यापक होने का दूसरा कारण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिकी संविधान, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति सिर्फ केंद्रीय प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है। अमेरिका के संविधान में केवल केंद्रीय प्रावधानों का उल्लेख है, क्योंकि वहां पर राज्यों को अपना संविधान बनाने का अलग से अधिकार दिया गया है, जबकि भारतीय संविधान में केंद्रीय प्रावधानों के साथ साथ भारत में
भारत की इकाई के रूप में जो राज्य हैं उन राज्यों से संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए हैं। भारत का संविधान स्वाभाविक रूप से लंबा हो गया, भारत का संविधान स्वाभाविक रूप से इतना विस्तृत हो गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान के इतना विस्तृत होने की तीसरा जो कारण है, भारत में, भारत राज्य क्षेत्र में धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई आधार पर वैविध्य, डाइवर्सिटी बहुत व्यापक तौर पर देखी जाती है। कई धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, कई क्षेत्रों में लोग रहते हैं, कई भाषाओं के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी अपनी संस्कृति है, जिनका अपना रीति रिवाज है, जिनका अपना रहन सहन का तरीका है। संविधान निर्माताओं को इस बात का भय था कि वे लोग जिनका अपना एक विशिष्ट धर्म है, एक विशिष्ट संस्कृति है, एक विशिष्ट भाषा है, एक विशिष्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या अगर कम हो तो उनको इस बात का डर था कि वो लोग जिनके एक अलग धर्म, भाषा, संस्कृति, रहन सहन है, लेकिन उनकी बहुलता है, वो बहुसंख्यक हैं, उनके पास संख्या बल है, तो अपने संख्या बल के आधार पर कहीं अपने भाषा, धर्म और सांस्कृतिक विशेषताओं को उनके ऊपर थोप न दें। संविधान निर्माताओं के मानना था कि सभी मानवीय समुदायों को उनकी संख्या बेशक कम हो, लेकिन उन्हें अपने सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ, अपने भाषाई विशेषताओं के साथ, क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए उनके इस अधिकारों को संरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया, और इसी की परिणत है अनुच्छेद 29 तथा 30। इन्हें जो है अलग से अधिकार देना पड़ा, संविधान जो है विस्तृत हो गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारत में देखा गया कुछ ऐसे जनजातीय समुदाय रहते हैं जो भारत के विकास की मुख्य धारा से पृथक हैं, जो भारत के विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। उन्हें भारत के विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अलग से प्रावधान करने पड़े। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 का प्रावधान करना पड़ा। भारतीय संविधान लंबा हो गया। भारतीय संविधान के इतना विस्तृत होने का एक प्रमुख कारण ये है कि भारतीय संविधान में सिर्फ मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हुए प्रावधानों का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। अगर आप भारतीय संविधान का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक प्रशासनिक ढांचे के बारे में एक व्यापक प्रावधान किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक व्यापक प्रावधान किया गया है। जाहिर सी बात है कि संविधान जो है वो विस्तृत हो गया, संविधान लंबा हो गया। संविधान इतना व्यापक होने का अगला कारण, संविधान निर्मात्री सभा जिस समय संविधान बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर रही थी, उस समय देश के समक्ष देश की एकता और अखंडता को लेके बड़ी चुनौतियां थीं, और उन चुनौतियों के मद्देनजर संविधान सभा सजग थी, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले से ही कई देशी रियासतें वो स्वतंत्र होने की मांग कर रही थीं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ के कई राज्यों में भी इस प्रकार की मांग की, वो स्वतंत्र संप्रभु राज्य बनना चाहते थे। खालिस्तान का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह की मांगें भारतीय संघ के राज्यों की तरफ से बीच बीच में उठती रहीं। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश की तरफ से इस तरह की तमाम चुनौतियां विद्यमान थीं। युद्ध या अटैक की धमकियां मिलती थीं। इन चीज़ों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित और संरक्षित करने के उद्देश्य से आपातकालीन प्रावधानों का व्यवस्था की। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 इनकी व्यवस्था करनी पड़ी, लिहाजा संविधान जो है वो लंबा हो गया। इसी प्रकार संविधान के इतना व्यापक होने का अगला कारण भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान। मूल अधिकारों का इतना व्यापक प्रावधान करने की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि संविधान निर्माण के समय भारत की जनता का एक बड़ा भाग, भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित था, निरक्षर था, जिसे अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं था।
संविधान निर्माता इस बात को लेकर सशंकित थे, इस बात को लेकर उन्हें आशंका थी कि कहीं सरकार इनकी इस अज्ञानता का लाभ लेके उनके अधिकारों को छीनने वाला कानून न बना दें। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उनको संवैधानिक सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 3 में विस्तृत और व्यापक रूप से मूल अधिकारों का प्रावधान किया। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत प्रावधान। संविधान का लंबा होना स्वाभाविक था। इसी प्रकार भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार आत्यांतिक न होने पाए, एब्सोल्यूट न होने पाए, निरपेक्ष न होने पाए। आत्यांतिक का तात्पर्य होता है कि कहीं मूल अधिकार वो सारे नियंत्रणों, सारे मर्यादाओं, सारी सीमाओं का अतिक्रमण न करें। और अगर मूल अधिकार आत्यांतिक होंगे, मूल अधिकार एब्सोल्यूट होंगे, मूल अधिकार निरपेक्ष होंगे, तो जाहिर सी बात है राज्य कार्य के संचालन में एक बाधा उत्पन्न होगी। भारत अभी स्वतंत्र हुआ है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी बकाया है, तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मूल अधिकारों की आत्यांतिक प्रकृति व्यवधान न बनने पाए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इन मूल अधिकारों पर संविधान में युक्त मतलब एक प्रतिबंधों की व्यवस्था की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था की, ताकि राज्य कार्य के संचालन को भी आगे बढ़ाया जा सके। नियमों, नीतियों और कानूनों के माध्यम से राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सके। ये आत्यांतिक मूल अधिकारों की जो आत्यांतिक प्रकृति है, ये राज्य के विकास में व्यवधान न बनने पाए, इसके लिए अलग से प्रावधान करने पड़े। संविधान जो लंबा हो गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में आप जानते हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का प्रावधान किया गया है, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसे आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में समाहित किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। क्योंकि संविधान निर्माता भारत में जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, उसके माध्यम से भारत में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की स्थापना करना चाहते थे, भारत में एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, भारत में सामाजिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसी सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए, इसी सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए संविधान में व्यापक रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया। अगर आप अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 38 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां पर सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उन्हें मिल सकेगा। इस बार अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक नीतियों का संचालन इस प्रकार करेगा, राज्य अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करेगा कि भारत राज्य क्षेत्र में रह रहे सभी व्यक्तियों को, सभी स्त्री पुरुष नागरिकों को उनकी जीविका का, उनके आजीविका का संसाधन उन्हें मिल सके। राज्य मतलब भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों तक केंद्रित न होकर रह जाए, बल्कि जो देश की संपदा है, देश का संसाधन है, जो भौतिक उत्पादन के साधन हैं, जो देश के आय के स्रोत हैं, उन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो ये सारे प्रावधान आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, और इसी चीज को स्थापित करने के लिए राज्य के नीति सिद्धांतों का एक व्यापक प्रावधान किया गया। संविधान जो है वो विस्तृत हो गया, संविधान जो है विशाल हो गया, संविधान इतना व्यापक हो गया। तो ये तो भारतीय संविधान की एक पहली विशेषता थी कि लिखित, निर्मित और विशाल संविधान, और विशाल संविधान होने के ये तमाम कारण थे कि भारतीय संविधान इतना लंबा कैसे हो गया, इतना विस्तृत कैसे हो गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि भारत का संविधान भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। इस बात में ये तथ्य निहित है, ये तत्व निहित है कि संविधान जो है वो देश की श्रेष्ठ विधि है, संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब है कि कोई अन्य विधि, कोई अन्य कानून, कोई अन्य अधिनियम, आदेश, अधिसूचना
संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। शासन के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे वो संविधान के अधीन रहते हुए करेंगे, संविधान द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए करेंगे, संविधान द्वारा तय की गई परिधि के अंतर्गत रहते हुए करेंगे। अगर वो उस परिधि का अतिक्रमण करते हैं, अगर वो सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो उनकी इस कार्यवाही को, उनके इस कृत्य को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि शासन का कोई अंग बड़ा नहीं है। भारत में शासन का कोई अंग श्रेष्ठ नहीं है। इन अंगों को शक्ति संविधान के द्वारा मिलती है, इसलिए अंग जो है वो संविधान के अंतर्गत हैं। इस प्रकार भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना की गई है, क्योंकि संसद का जो विधि निर्मात्री निकाय है, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, संसद के ऊपर ये सीमा है कि संसद जो है संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन रहते हुए देश की शासन व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए संविधान सम्मत रहते हुए, संविधान के अनुरूप रहते हुए कानूनों का निर्माण कर सकेगी। कार्यपालिका पर सीमा है कि संविधान उसको जो संसद द्वारा बनाई गई विधियों को एग्जीक्यूट करने की पावर देता है, उसे इम्प्लीमेंट करने की पावर देता है। उस सीमा के अंतर्गत रह के ही उसे वो काम करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रावधान इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि भारत में कानून के रूप में जो सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। इस प्रकार भारत का संविधान भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर तथा लचीले संविधान का एक सम्मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कठोर संविधान का क्या मतलब है, लचीले संविधान का क्या मतलब है, और किस प्रकार भारत का संविधान इन दोनों में समन्वय स्थापित करता है, इन दोनों में संयोजन स्थापित करता है, दोनों में सम्मिश्रण कैसे बनाता है। लचीले संविधान का मतलब होता है, इसे सुनम्र संविधान भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल संविधान कहा जाता है। ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में सामान्य प्रक्रिया के तहत, सामान्य बहुमत के तहत संशोधन और परिवर्तन कर दिया जाए, ऐसे देश के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। और इसका विशेष उदाहरण जो है वो यूके का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान है। आप जानते हैं कि यूके में संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी पाई जाती है। वहाँ तो संसद को इतना शक्ति दी गई है कि संसद के बारे में ये कहा जाने लगा कि संसद जो है इतनी शक्तिशाली है, इतनी सर्वशक्तिमान है कि एक स्त्री को पुरुष को स्त्री बनाने के बजाय ये तो काम ईश्वर का है, ये तो गाड़ी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी कृत्य हैं वो करने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट सर्वसहज है, सामान्य ढंग से वो कर सकती है। और अगर ब्रिटेन में पार्लियामेंट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अंडर प्रोसीजर किसी कानून का निर्माण करती है तो उस कानून की वैधता को जांचने का अधिकार न तो वहाँ की जुडिशरी को प्राप्त है, न ब्रिटिश राज व्यवस्था के किसी प्राधिकारी को प्राप्त है। इसलिए ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है। तो संसद को पावर है कि वहाँ के वैधानिक व्यवस्था में जहाँ तक चाहे, जिस सीमा तक चाहे, सामान्य बहुमत से संशोधन कर सकती है। तो इस प्रकार लचीले संविधान का तात्पर्य हुआ कि ऐसा संविधान जिसके प्रावधानों में संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन या बदलाव लाया जा सकता है। कठोर संविधान, इसे रिजिड संविधान कहा जाता है। कठोर संविधान का तात्पर्य है कि ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन या संशोधन करने के लिए एक विशिष्ट मेजॉरिटी तथा एक क्लिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे देश के संविधान में संशोधन लगभग नामुमकिन हो जाता है, संशोधन हो नहीं पाता है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक विशिष्ट उदाहरण है। वहाँ पर अमेरिका में संशोधन इतना कठिन है कि आप जान लीजिए कि अमेरिकी संविधान 1789 में लागू हुआ और आज की तिथि में अभी तक वहाँ पर केवल कुल 27 संशोधन हुए हैं। ये उसके कठोरता का प्रमाण है, ये उसके रिजिड संविधान होने का प्रमाण है, क्योंकि वहाँ संशोधन करने के लिए वहाँ की कांग्रेस का मतलब वहाँ दल नहीं, कांग्रेस का मतलब वहाँ की पार्लियामेंट, जिसके 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट,
इन्हें ये संविधान में संशोधन तभी कर सकते हैं, वहाँ की कांग्रेस संविधान में संशोधन तभी कर सकती है जब वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तथा सीनेट संविधान संबंधी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करे। उसके बाद भी आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन उस पर प्राप्त हो, राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान करे, तब जाके अमेरिकी संविधान में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है। इतना विशिष्ट प्रावधान, इतना क्लिष्ट प्रावधान है जिसकी वजह से अमेरिका में संशोधन लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान और ब्रिटिश संविधान के बीच की स्थिति अपनाई गई है। इसीलिए कहा गया कि भारतीय संविधान लचीले और कठोर के बीच समन्वय है। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे पाए जाते हैं जिनमें संशोधन ब्रिटिश प्रक्रिया की तरह कर दिया जाता है, जैसे अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 239 में अगर संशोधन करना हो तो संसद जो है वो सामान्य बहुमत से उसमें संशोधन करके परिवर्तन कर देती है। हालांकि इसे संविधान में संशोधन नहीं कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां हम थोड़ा सा अमेरिका के नज़दीक पहुंच जाते हैं। उनमें संशोधन करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन व शक्ति है, स्वयं 359 है, संसदीय शासन प्रणाली है, केंद्र राज्य संबंध है। अगर इनमें परिवर्तन या संशोधन करना है तो इसके लिए संशोधन संबंधी प्रस्ताव को दोनों सदनों के द्वारा बारी बारी अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। तत्पश्चात आधे राज्यों का भी अनुसमर्थन उन्हें प्राप्त हो, आधे राज्य भी अपनी सहमति, अपनी कंसेंट प्रोवाइड करें, फिर वह संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब अपनी सहमति प्रदान कर देता है तभी संशोधन हो पाता है। लेकिन भारतीय संविधान में अधिकांश प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा बारी बारी से अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए और फिर वो प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, परिवर्तन और संशोधन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान और ब्रिटिश संविधान, मतलब कठोर संविधान और लचीले संविधान के बीच एक समन्वय है, एक सम्मिश्रण है, एक संयोजन है। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की तरफ झुकाव, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विथ यूनिटरी बायस। देखिए, भारतीय संविधान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक संघात्मक संविधान है। भारत में एक संघात्मक व्यवस्था स्थापित करता है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां जिस देश में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया हो, जिस राज्य में एक लिखित और व्यवस्थित संविधान हो, जिस राज्य में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थिति हो, तो ऐसे राज्य को संघात्मक राज्य कहा जाएगा। और जिस संविधान में इन प्रावधानों की व्यवस्था पाई जाएगी उसे एक संघात्मक संविधान, उसे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। भारतीय संविधान में संघात्मक सिद्धांत की ये तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची, आप जानते हैं कि 3 अनुसूचियां उसमें, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, अलग मूल संविधान में 97 थे। 100 विषय कैसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय संसद को है। लागू करने की शक्ति उन्हें केंद्रीय सरकार को है। इसी प्रकार राज सूची में, स्टेट लिस्ट में जो वर्तमान में 61 विषय हैं, मूल संविधान में 66 विषय थे, ये ऐसे विषय जो स्थानीय महत्व के हैं। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को दी गई है, राज्य विधानमंडलों को दी गई है। उन्हें लागू करने की शक्ति राज्य सरकारों को दी गई है। जो तीसरी सूची है, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लाया गया और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों का प्रावधान किया गया है
जिनके बारे में सामान्यतः ये माना जाता है कि पूरे देश में कानून संबंधी एकरूपता होनी चाहिए। यही कारण है कि समवर्ती सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। हालांकि यहाँ भी अनुच्छेद 254 संघात्मक सिद्धांत के विरुद्ध जाके केंद्र को ज़्यादा शक्ति देता है संघात्मक सूची में समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की, क्योंकि कहा गया है 254 में कि समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर यदि सेम टाइम, एक ही समय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों के कानूनों में अंतर विरोध पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्यों द्वारा बनाया गया कानून अमान्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 7वीं अनुसूची जो है, जिसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट तौर पर किया गया है और इसके माध्यम से संघ और राज्य के बीच केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, भारतीय संविधान में स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख किया गया है। तो संघात्मक संविधान या संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में पाई जाती है। दूसरी विशेषता है लिखित संविधान का होना। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी देश की तुलना में बहुत व्यवस्थित लिखित संविधान है, वो भी विशेषता है। तीसरा जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की उपस्थिति। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में न्यायपालिका की एक स्पष्ट व्यवस्था, एक एकल न्यायपालिका की व्यवस्था। एकल न्यायपालिका का मतलब है कि भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो अपील का अंतिम न्यायालय होगा, उसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 24 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान। इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में व्यापक प्रावधान। तो न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख किया गया, न्यायपालिका का एक विस्तृत प्रावधान किया गया। तो संघात्मक शासन की जो 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान और भारतीय व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन शक्तियों के इस बंटवारे में, शक्तियों के इस विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। केंद्र और राज्य के संबंधों का जो निरूपण किया गया है, केंद्र और राज्य के संबंधों का जो प्रावधान किया गया है, उसका अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि शक्तियों के विभाजन में केंद्र का पलड़ा भारी है। जैसे आप देखिए, राज्यपाल कहाँ का प्राधिकारी है? राज्य का है। अगर शक्तियों का विभाजन है तो ये अधिकार राज्यों में निहित होना चाहिए कि अपने प्राधिकारी को अपॉइंट करे, चाहे निर्वाचित करे, नॉमिनेट करे, अपॉइंट करे, ये पावर तो राज्य में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के प्राधिकारी के द्वारा, राष्ट्रपति के प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये एक हस्तक्षेप है केंद्र का राज्यों के शासन में। इसी प्रकार अगर आप देखें, अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान कर दे, इस तरह का संकल्प पारित कर दे, तो कोई विषय बेशक राज्य सूची में उल्लिखित है, उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को मिल जाएगी। केंद्र का पलड़ा भारी। इसी प्रकार किसी नए राज्य का निर्माण या विद्यमान राज्य के नाम, सीमा या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति राज्यों को नहीं दी गई है, केंद्र को दी गई है। अरे भाई, अगर शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो ये बंटवारा का मतलब था कि राज्य को अपने दायरे में रहकर उसको ये सारे अधिकार मिलने चाहिए था कि वो नया राज्य निर्मित करे, अपना नाम बदले, क्षेत्र बदले, सीमा बदले। ये तो पावर राज्य में होनी चाहिए, ये ताकत राज्य में होनी चाहिए। लेकिन ये काम कौन करता? संसद करता है। आप आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी राज्य के कुछ हिस्से को निकालकर या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण संसद जो है वो कर सकती है। हालांकि नए राज्य के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजा जाता है
जिनके हिस्से को अलग किया जा रहा है। लेकिन उस राज्य द्वारा दिए गए सुझाव या सलाह को संसद मान ले ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कुछ सुझाव और सलाह को संसद स्वीकार कर ले। ये संसद पर निर्भर करेगा उसके सलाह को मानती है कि नहीं मानती है। केंद्र का पलड़ा भारी है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं इस बात का मतलब स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि संघात्मक व्यवस्था तो है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषताएं वो भारतीय संविधान में, भारतीय राज्य व्यवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो उसकी छोटी छोटी विशेषताएं हैं उनको लेके ये प्रतीत होता है कि केंद्र की तरफ शक्तियों के बंटवारे में झुकाव ज़्यादा है। केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और इसका कारण था देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि संविधान जो है वो देश में संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। संसदीय व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये विशेषता कहाँ से, ब्रिटेन से लाई गई। क्यों ली गई? इसको संविधान निर्माता क्यों संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहे? क्योंकि इस प्रणाली को स्वतंत्रता के पहले भारत में लागू किया जा चुका था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय जनमानस इस प्रणाली के तहत शासित होने के लिए अभ्यस्त था और इस प्रणाली के प्रावधानों से अवगत हो चुका था। संविधान निर्माताओं को लगा कि भाई जहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है, जो जिसे अपने अधिकारों, अपने दायित्वों का ज्ञान नहीं है, उसके समक्ष एक नवीन प्रणाली को लाना कहीं खतरा न हो जाए। इसलिए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली को लाना उपयुक्त समझा जिससे वो पहले से परिचित थे, जिससे वो पहले से अवगत थे। इसी उद्देश्य संसदीय शासन प्रणाली लाया गया। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि शासन के, आप जानते हैं कि 3 अंग होते हैं। कौन कौन? संसद के 3 अंग, सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं। राज्यसभा पहला अंग, लोकसभा दूसरा अंग, राष्ट्रपति तीसरा अंग। सदन 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसदीय शासन प्रणाली की ये विशेषता है जो ब्रिटेन से ली गई है कि यहां का जो राजाध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। हालांकि ये विशेषता वहां से तो ली गई, लेकिन ब्रिटिश में जो संसदीय शासन प्रणाली है वहां का जो राजाध्यक्ष है नाम मात्र का वो भी होता है, लेकिन वो उस पद को वंशानुगत आधार पर, हेरिडिटरी के बेस पर प्राप्त करता है। जबकि भारत में राष्ट्रपति जो है, जो राजाध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति के पद को निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करता है। नाम मात्र का अध्यक्ष होने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति की शक्तियां वास्तव में राष्ट्रपति में निहित न होकर बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। अनुच्छेद 74 खंड 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा। ही का मतलब बाइंड, ही का मतलब बाध्य है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को कुछ आपवादिक स्थितियों को छोड़कर उसे डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है, उसे स्वविवेक की शक्ति नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि शक्ति सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से या औपचारिक रूप से तो माना जाता है कि राष्ट्रपति में नहीं थे, क्योंकि अनुच्छेद 53 इस बात का डिक्लेरेशन करता है, अनुच्छेद 53 इस बात की घोषणा करता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग या तो संविधान के द्वारा स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो 53 की लैंग्वेज से स्पष्ट होता है, 53 की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि संविधान संवैधानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानता है। लेकिन चूंकि वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति जो भी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अगर वो उस सलाह की अवहेलना करता है, उस सलाह की अवज्ञा करता है, उस सलाह को मानने से इनकार करता है,
तो जाहिर सी बात है कि ये मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है। और अनुच्छेद 61 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाने का केवल एक आधार है संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने से इनकार करता है तो अनुच्छेद 74 खंड 1 का वायलेशन करता है, 74 खंड 1 का उल्लंघन करता है। 74 खंड 1 संविधान है, इसे संविधान का उल्लंघन मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति पर को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यही तात्पर्य है, यही इसका निहितार्थ है। नाममात्र का अध्यक्ष होने का, नॉमिनल प्रेसिडेंट होने का यही तात्पर्य है कि वास्तव में वो किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वास्तव में उसकी सारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहा होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक बड़ी विशेषता कि राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का प्रधान होना। दूसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सम्मिश्रण पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है, दोनों एक दूसरे मिले होते हैं। संसद के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। भाई व्यवस्थापिका का मतलब क्या? संसद का मतलब क्या? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। कार्यपालिका का मतलब क्या? कार्यपालिका का मतलब मंत्रिपरिषद, एग्जीक्यूटिव बॉडी वही है। तो मंत्री लोग कहां से बनते हैं? मंत्री लोग कहां के सदस्य होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और एक कंपलसरी है। अनुच्छेद 75 खंड 5 में हालांकि थोड़ी सी मोहलत दी गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो 6 महीने के लिए मंत्री पद धारण कर सकता है, लेकिन अगर उसे आगे भी मंत्री पद को कंटिन्यू करना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी ही होगी। अगर वो 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं करता तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। और यह भी प्रावधान किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसके 6 महीने की अवधि को वैलिड कर लिया जाए। यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक सरकार के कार्यकाल में केवल एक बार दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हुए बगैर मंत्री बन सकता है। आगे 6 महीने के पश्चात उसके इस प्रावधान को बढ़ाया नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सम्मिश्रण क्या मतलब हुआ? जो संसद के सदस्य हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हैं, जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हैं। और ये सारे मंत्री अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए संसद के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो वो पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब सरकार तभी अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसको लोकसभा का विश्वास हासिल है। जब तक लोकसभा ये विश्वास कर रही है कि मंत्रियों को जो दायित्व दिया गया है उन दायित्वों का समुचित निर्वहन उनके द्वारा किया जा रहा है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता इसी प्रकार संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो केवल वो मंत्री नहीं जाएगा बल्कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी मंत्रिपरिषद स्प्लिट कर जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में अगर मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया तो केवल वो मंत्री नहीं जाएगा, पूरी मंत्रिपरिषद जाएगी, क्योंकि 75 खंड 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब जिन लोगों की सूची प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री परिषद का सदस्य बनाएगा। इसका मतलब है कि जिस मंत्री के विरुद्ध लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया उस मंत्री को मंत्री कौन बनाया था?
उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य किसने बनवाया था? प्रधानमंत्री ने। तो उस मंत्री के बिहाफ पर यह अविश्वास प्रस्ताव परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित हो जाता है, और प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद का हेड होता है, अगर हेड जाएगा तो सारे लोग जाएंगे। कहने का मतलब 75 खंड 1 में इस बात का उल्लेख है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए व किसी कारण से वो पद से हट जाए तो अन्य मंत्री कार्य नहीं कर सकेंगे। यही है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यही है कलेक्टिव प्रिंसिपल। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हालांकि आगे चलकर ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि संविधान निर्माताओं के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली का चयन कहीं भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में सही था अथवा नहीं था। असल में यह प्रश्न इसलिए उठने लगा कि 1990 के दशक में जिस प्रकार सरकारें बार बार गिरी और बनी, इसलिए सवाल उठने लगा कि भाई अब तो या तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जगह पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली लाई जाए जो अमेरिका में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब उसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है, सरकार जो अपना टेन्योर पूरा करती है, सरकार अपनी कार्यावधि पूरा करती है। और अगर संसदीय शासन प्रणाली को ही बनाए रखना है तो बहुदलीय प्रणाली के स्थान पर ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली लाई जाए, तभी जो है संसदीय शासन प्रणाली के रहते हुए भारत में राजनीतिक स्थिरता को कायम किया जा सकेगा। हालांकि आगे चलकर इस राजनीतिक अस्थिरता की समस्या का समाधान भारतीय जनमानस ने अपने सूझबूझ से स्वयं प्रस्तुत कर दिया। हमने क्या किया? हम जनता ने क्या किया? भारतीय जनता ने क्या किया? द्विगठबंधनी ढांचे को स्वीकार कर लिया। द्विगठबंधन ढांचा एनडीए और यूपीए, इस ढांचे को स्वीकार कर लिया हमने। अब ये दोनों द्विगठबंधनी ढांचा अपने अपने टेन्योर को पूरा कर रहे हैं। यूपीए एनडीए में सरकार की अदला बदली 5-5 साल के पश्चात हो रही है। तो इस प्रकार जो संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप भी है और राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा समाधान भी है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता, भारतीय संविधान भारत में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? ये प्रावधान अमेरिका से लाया गया। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, वहां की न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहा जाता है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जरूरी है संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में। अमेरिका में भी संघात्मक शासन प्रणाली, भारत में भी संघात्मक शासन प्रणाली। तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान में उन सारी बातों का उल्लेख किया गया है जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के अस्तित्व के लिए जरूरी होता है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, न्यायाधीश कौन नियुक्त है? राष्ट्रपति करता, जो कार्यपालिका का हेड है। अब न्यायाधीश सही ढंग से, स्वतंत्र रूप से, निष्पक्षता के साथ, ट्रांसपेरेंट रहते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। वो किसी प्रलोभन में न आए, वो किसी भय में न आए, किसी प्रलोभन या भय से मुक्त होकर काम करें। इसलिए राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार नहीं दिया गया। न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसे? संसद को दिया गया, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, जो बड़ी कठिन प्रक्रिया है, ताकि न्यायाधीश जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपने न्यायिक काम कर सकें। इसी प्रकार उन्हें वेतन तथा भत्तों की सुरक्षा दी गई है। कहने का मतलब है कि आर्थिक प्रलोभन के चलते वो अपने न्यायिक दायित्व से विरत न होने पाएं, वो अपना न्यायिक कृत्य पूरी ट्रांसपेरेंसी और फ्रीडम के साथ कर सकें। इसीलिए कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान किसी तरह का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेप्शन है, जिस समय अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो उसमें प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में कमी की जाएगी। लेकिन इसके अलावा और किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों में कोई किसी तरह की कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, ताकि वो अपने किसी प्रलोभन से बचते हुए अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन कर सकें।
उन्हें कार्यकाल की सुविधा दी गई है। न्यायाधीशों के आचरण पर विचार करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को नहीं दी गई, सरकार को नहीं दी गई, राष्ट्रपति को नहीं दी गई, संसद को नहीं दी गई, केवल एक कंडीशन में कि अगर कोई न्यायाधीश असमर्थता तथा कदाचार से दोषी है या उससे ग्रसित है तो उसके ऊपर इम्पीचमेंट लगेगा, उसके ऊपर महाभियोग लगेगा, उसी के द्वारा उसे हटाया जा सकेगा। किन्हीं अन्य परिस्थितियों में उसके आचरण पर विचार किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा ताकि वो अपने कार्यकाल को पूरा कर सके, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के वो अपने न्यायिक दायित्व का निर्वहन कर सके। पिछले 65-70 सालों में न्यायपालिका ने अपने स्वतंत्रता और निष्पक्षता का परिचय देते हुए भारतीय जनमानस की निष्ठा अपने प्रति मजबूत की है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो चाहे वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला हो, जो उसमें बड़ी निर्भीकता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। शाहबानो मामला इसका और विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें जिस दिलेरी का उदाहरण प्रस्तुत किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। इसी प्रकार सायरा बानो मामला है, जिसमें जिस दिलेरी का पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी का सायरा बानो मामले में जो 3 तलाक को लेके आया था, जिसमें बाद में कानून बनाकर 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध घोषित किया था। 5 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी और सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर कोई सवाल न उठाया जा सके। इसमें जो 5 न्यायाधीश थे वो अलग अलग संप्रदाय के थे। उसमें एक हिंदू न्यायाधीश थे, एक पारसी न्यायाधीश थे, एक ईसाई न्यायाधीश थे, एक सिख न्यायाधीश थे, एक मुस्लिम न्यायाधीश थे, ताकि न्यायपालिका पर इस तरह का आरोप मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा न लगाया जा सके कि कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने मुस्लिमों के विरुद्ध इस तरह का जजमेंट दिया है। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्वतः प्रमाणित हो जाती है। तो भारत का संविधान भारत के लिए एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। संसदीय सर्वोच्चता क्या मतलब है? जहां संसद ही सब कुछ हो, जहां संसद की विधि निर्मात्री शक्ति पर कोई सीमा न हो। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है जहां न्यायपालिका के न्यायिक कृत्यों पर किसी तरह कोई सीमा न हो। संसदीय सर्वोच्चता कहाँ की विशेषता? ब्रिटेन की। न्यायिक सर्वोच्चता की कहाँ की विशेषता है? वो अमेरिका की। संसदीय सर्वोच्चता जो ब्रिटिश राज व्यवस्था में प्रचलन में है, वहाँ संसद के बारे में कहा जाता है कि संसद जो है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न तो वहाँ की जुडिशरी जो है उसे अवैध घोषित कर सकती है और न ब्रिटिश राज व्यवस्था का कोई प्राधिकारी उस पर कोई सवाल उठा सकता है। अगर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संसद ने कोई कानून बना दिया तो वो कानून अंतिम कानून होगा। उस कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति किसी में नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, जुडिशियल सुपरमेसी है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी संविधान का इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति दी गई, उसकी व्याख्या करने की शक्ति दी गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अमेरिकी संविधान का अगर इंटरप्रिटेशन करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए, उसका निर्वचन करते हुए उसका अर्थ बदल दे तो वहां की कार्यपालिका और विधायिका संविधान के उस बदले हुए अर्थ के तहत कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वो अंतिम होता है, उसे अवैध घोषित करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। इस प्रकार जहां ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का प्रावधान है, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान है, भारत में इन दोनों में समन्वय स्थापित किया गया। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसद को महत्व दिया गया। भारत में संसद को देश की राज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई। ये संसद की प्रभुता है, ये संसद की महत्ता इससे सिद्ध होती है, संसद की श्रेष्ठता इससे सिद्ध होती है।
वहीं दूसरी तरफ सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने की शक्ति दी गई जो संविधान से विसम्मत है, जो संविधान के विरुद्ध है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भी संविधान की व्याख्या करने की शक्ति दी गई है। और वही बात भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी लागू होती है कि अगर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करते उसका अर्थ बदल दे तो संसद और कार्यपालिका उस बदले हुए अर्थ के तहत कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। इसका मतलब है कि यहां पर संसद को भी महत्ता प्रदान की गई है और न्यायपालिका को भी महत्ता प्रदान की गई, लेकिन सुपरमेसी किसी की नहीं स्वीकार की गई। सुपरमेसी किसकी स्वीकार की गई? संविधान की। क्योंकि इन दोनों को शक्ति अल्टीमेट कौन देता है? संविधान देता है। और आप जानते हैं कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। शक्ति कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संविधान बड़ा हो गया, संसद को भी और न्यायपालिका को भी। तो भारतीय संविधान भारत में संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक समन्वय स्थापित करता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है, भारतीय संविधान भारत में एक प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस बात की घोषणा की गई है। प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मतलब विदेशी संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय करने की स्वतंत्र ताकत रखता है। वो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। किसी भी विदेशी शक्ति को भारत के गृह नीति अथवा भारत के विदेश नीति में इंटरवीन करने का अधिकार नहीं होगा, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों में अपनी शर्तों पर शामिल होगा। उसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता में जबरदस्ती दबाव डाल के शामिल नहीं किया जा सकता। यह है प्रभुत्व संपन्न राज्य की विशेषता जो भारतीय संविधान भारत को बताता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। हालांकि भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता लिए जाने पर कुछ राष्ट्रवादी सदस्यों के द्वारा इसकी आलोचना की गई और इसे भारत की संप्रभुता के विरुद्ध बताया गया। लेकिन आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको क्लियरिफाई किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य की हैसियत से राष्ट्रमंडल में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम राष्ट्रमंडल को स्वाधीन राष्ट्रों के एक स्वतंत्र संगठन के रूप में देखते हैं, न कि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में। राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष अगर है ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी तो हम केवल उसको प्रतीकात्मक महत्व देते हैं, हम केवल सिंबॉलिकली मानते हैं कि वो उसका अध्यक्ष है। हम सांकेतिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी वो जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अगर ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी ये भारत आते हैं तो भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में इन्हें कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, इन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और न ही उन्हें भारतीय मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। ये स्पष्टीकरण दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत को एक संपूर्ण संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करता है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक क्या मतलब है, लोकतंत्र क्या मतलब है, एक ऐसी शासन प्रणाली जो जनता की स्वीकृति और सहमति से चलाई जाए, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां पर राजनीतिक शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित हो, एक ऐसी शासन प्रणाली जहां जनता स्वयं निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि विधायिका और कार्यपालिका का संचालन करते हों। क्योंकि भारत जो है, भारत में परोक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई गई है जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अंतर होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां जनता स्वयं शासन कार्यों में सहभागी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता स्वयं शासन कार्यों में सहयोगी नहीं होती, बल्कि उसके प्रतिनिधि शासन करते हैं जिनमें जनता अपनी सहमति प्रकट करती है।
जिन्हें जनता स्वयं ये दायित्व देती है, ये दायित्व सौंपती है कि जनता की तरफ से ये लोग, और चुनाव के माध्यम से जनता जो है ये काम करती है। इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा गया है। इसी प्रकार भारत में बहुदलीय लोकतंत्र पाया जाता है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता बड़े व्यापक तौर पर पाई जाती है। तो भाई ये तमाम विशिष्टताओं को लिए हुए जो मानवीय समुदाय हैं, उन सारे समुदायों का संसद में प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। और ये व्यवस्था वैचारिक स्तर पर उदार लोकतंत्र का समर्थन करती है और आर्थिक न्याय की दृष्टि से यह व्यवस्था सामाजिक लोकतंत्र के निकट भी पहुंच जाती है। तो भारतीय संविधान भारत में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के क्या मतलब है? एक ऐसी शासन प्रणाली जहां का राजाध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होता हो। क्या रिपब्लिक होगा वो। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने लोकतंत्र को जन्म दिया, उसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आज तक रिपब्लिक नहीं बन पाया। रिपब्लिक जो है, गणतंत्र जो है, वो लोकतंत्र की उच्च स्थिति है, लोकतंत्र का उच्च मूल्य है, लोकतंत्र का परम मूल्य है, जहां पर लोकतंत्र विश्राम करता, ठहरता है। ब्रिटेन आज तक नहीं हो पाया क्योंकि वहां का राजाध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता, बल्कि वहां तो सम्राट और साम्राज्ञी की आने वाली पीढ़ियां वंश परंपरा के आधार पर उस पद को ग्रहण करती रहती हैं। उन्हें वो पद प्रदान करने में जनता की कोई भूमिका नहीं होती। भारत जो है वो नव लोकतंत्र होते हुए लोकतंत्र के इस उच्च मूल्य को भी प्राप्त कर लेता है, गणतंत्र बन जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो राज्याध्यक्ष होगा, इसे राष्ट्रपति कहते हैं भारत में, वो जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होगा। और गणतंत्र में ये बात अपने आप निहित है कि एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो। तो भारतीय संविधान भारत में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करता है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करता है, समाजवादी राज्य की स्थापना संविधान की एक बड़ी विशेषता है। समाजवादी राज्य शब्द का प्रयोग यद्यपि मूल संविधान में नहीं किया गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है। भारतीय राज्य व्यवस्था समाजवादी विचारधारा के अनुरूप स्वीकार की गई है। उसके बाद भी भारतीय समाजवाद यूरोपीय समाजवाद से भिन्न तथा अपने ढंग का खास समाजवाद है। भारतीय समाजवाद रशियन समाजवाद तथा अन्य साम्यवादी देशों की तरह निजी संपत्ति तथा निजी उद्यमशीलता के उन्मूलन की बात नहीं करता, बल्कि भारतीय समाजवाद आर्थिक न्याय को लोकतंत्र और गांधीवाद के साथ मिलाकर चलता है। इस दृष्टि से भारतीय समाजवाद क्या बन जाता है? प्रजातांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर वैचारिक स्तर पर निजी उद्यमशीलता तथा सरकारी नियंत्रण व निजी संपत्ति जैसे तत्व साथ साथ रहते हैं। इसी प्रकार हमारा समाजवाद, भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद के हिंसक संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि अहिंसक नीतियों के माध्यम से, शांतिपूर्ण नीतियों के माध्यम से सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति करना चाहता है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक केस आया था इसी मुद्दे को लेके, भारतीय समाजवाद के स्वरूप के बारे में। केस का नाम था DS नकारा बनाम भारत संघ मामला, 1982 का मामला था ये। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद
मार्क्सवाद और गांधीवाद के बीच अनोखा सम्मिश्रण है, किंतु निश्चित रूप से इसका झुकाव गांधीवाद की तरफ है, क्योंकि भारतीय समाजवाद हिंसक नीतियों में विश्वास नहीं करता। भारतीय समाजवाद सामाजिक मूल्यों की स्थापना तो करना चाहता है, लेकिन अहिंसक नीतियों के माध्यम से, शांतिपूर्ण नीतियों के माध्यम से, और बिना निजी संपत्ति और निजी उद्यमशीलता को खारिज किए, बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करता है। समाजवाद का मतलब होता है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जहां पर उत्पादन के साधनों का प्रयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा और आर्थिक अन्याय का अंत करके सबके जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय समाजवाद का स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि पूंजीवादी राज्य नहीं है। इतना सुनिश्चित है कि यह पूंजीवादी एक कैपिटलिस्ट स्टेट नहीं है। पूंजीवादी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जहां एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। इसे डिनाई करता, इसे अस्वीकार करता भारतीय समाजवाद। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित करती है, घोषित करती है। अगली विशेषता भारतीय संविधान की, सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है? एक ऐसा राज्य जो धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। पंथ निरपेक्ष राज्य की प्रमुख पहचान एक ऐसा राज्य जो किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करता, जो अपने नागरिकों को, चाहे वो जिस धर्म संप्रदाय के हों, उस धर्म की मान्यताओं को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव रखता है, सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, समान आदर करता है, सबसे समान दूरी बना के चलता है। एक ऐसा राज्य जहां सभी धर्म के व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, आचरण करने, धर्मांतरण करने, कोई भी धर्म न मानने, नए धार्मिक मत प्रतिपादित करने, अपने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत जो है 1976 के बाद पंथ निरपेक्ष हुआ। स्वतंत्रता के पहले ही भारतीय नेतृत्व में इस बात पर आम सहमति कायम हो गई थी कि भारतीय राज्य का चरित्र सेकुलर होगा, भारतीय राज्य का चरित्र पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होगा। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रवादियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत का कोई राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। भारत का संविधान, भारत के तमाम नियम, अधिनियम, विनियम, रूल्स, रेगुलेशन ये धर्म के आधार पर व्यक्तियों पर लागू नहीं होते, बल्कि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, उसकी निगाह में सारे धर्मावलंबी समान होते हैं। भारतीय संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में, एक सेकुलर स्टेट के रूप में स्थापित करता है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का प्रावधान एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों के अनुरूप है, अनुकूल है। हमारे संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था में ड्यूअल सिटीजन चलती है, दोहरी नागरिकता चलती है। एक ही व्यक्ति एक समय में केंद्र और अपने निवास के प्रांतों का नागरिक होता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हुए देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा और संरक्षा के लिए ब्रिटिश संविधान से प्रेरित होकर, ब्रिटिश राज व्यवस्था से प्रेरित होकर एकल नागरिकता की अवधारणा को स्वीकार किया। मौलिक अधिकार, व्यापक रूप से संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया। 300 काम में रखते हुए उसे कानूनी, वैधानिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में उसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जाता। इस प्रकार वर्तमान में भाग 3 में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का, किस लिए कि स्वतंत्रता के समय जो स्थिति थी, जो भारत की जनता का अधिकांश भाग निरक्षर था, जो शिक्षित नहीं थे, उन्हें डर था कि इन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनकी सुरक्षा और संरक्षा को मूल अधिकारों के रूप में गारंटी के तौर पर दिया जाए, ताकि कोई सरकार या राज्य का कोई प्राधिकारी इनके मूल अधिकारों को, इनके अधिकारों को छीन न सके और प्रत्येक व्यक्ति भारत राज्य में रहकर अपने इन अधिकारों के बदौलत अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। मूल अधिकारों का व्यापक प्रावधान। राज्य के नीतिक सिद्धांतों का भारतीय संविधान राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों का, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का व्यापक प्रावधान करता है। आयरलैंड से प्रेरित होकर इस प्रावधान को लाया गया ताकि देश में सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो सके, देश में समता मूलक समाज स्थापित किया जा सके, देश में सबके लिए सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। इस उद्देश्य से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया। और भारतीय संविधान की अंतिम विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अगर आप संविधान का समग्र अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि भारतीय संविधान का उद्देश्य, भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य लोक कल्याणकारी तत्वों पर बल देना है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव हो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो, मूल अधिकार हो या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हों, इन सभी में राज्य के लोक कल्याणकारी चरित्र पर, राज्य के लोक कल्याणकारी प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब हम अगर निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में कहें भारतीय संविधान की या भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में, तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं अद्भुत तथा अपने आप में अनूठी हैं, जो भारत को एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करती हैं। हालांकि इन विशेषताओं में से अधिकांश विशेषताएं विश्व के अन्य संविधानों में भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इनका जो विशिष्ट संयोजन और समन्वयन भारतीय संविधान में किया गया है, वह उसे अन्य देशों के संविधानों की तुलना में अनूठी और विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। यह है भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्व और उसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो अनअकैडमी द्वारा ये तो तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, उसका लाभ आप ले सकेंगे और अपने ड्रीम टारगेट को आप सरलता और सहजता के साथ अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।